हाय एवरीवन। आज स्पोर्ट्स का लास्ट लेक्चर है, पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। आप सभी को पता है हम स्पोर्ट्स 3 लेक्चर में कवर करने के लिए बोला था। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम स्पोर्ट्स के अंदर देखेंगे हॉकी, चेस, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, हाई जंप, रेसलिंग, स्क्वैश, शूटिंग, गोल्फ, बॉक्सिंग, क्रिकेट, फुटबॉल। हम इस जो हमारा पार्ट 2 हुआ था उसमें देख चुके हैं। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आपका कॉमनवेल्थ, एशियन गेम जो था हमारा वो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है स्पोर्ट का। ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं, इनमें छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, तो इसी में हम कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। और आप सभी को ये तो पता ही होगा कि ये सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हम सीरीज स्टार्ट की हुई है। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या जीडी की तैयारी कर रहे हो। और ये जो आपकी क्लासेस हैं और ये क्लासेस का जो कंटेंट है ये बेस्ड ऑन लास्ट 5 ईयर ऑल एसएससी एग्जाम्स पर बेस्ड है। और इसमें अभी स्पोर्ट्स में तो हम ज़्यादातर ट्रिक नहीं देख रहे हैं, नॉर्मली देखते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में कुछ इतना है नहीं ट्रिक से याद करने वाला। बाद बाकी की जो भी हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं वो ट्रिक के साथ कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर हिंदी में भी देखने को मिलता है, इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पर लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे हॉकी। तो देखो हॉकी का ओरिजिन कभी आपसे पूछ ले, मे बी एक बार ये जीडी में आया है, 2024 में ही आया है। ठीक है, कि हॉकी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है। तो जो हॉकी का ओरिजिन हुआ था वो इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, जैसे हम क्रिकेट में इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी पढ़ी, फुटबॉल में हमने फीफा को पढ़ा, ऐसे ही हर स्पोर्ट्स की एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी होती है। तो अगर हम हॉकी के इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी की बात करें तो ये है आपकी FIH, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय, ये प्रबंधक निकाय होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी गलत लिखा हुआ है कि जो प्रबंधन करती है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन निकाय कौन सा है, तो वो है आपका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी यहाँ पर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इधर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। यहाँ पर अगर आपका FIH का हेडक्वार्टर पूछ लें कि जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो लॉसेंस स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो मुझे अभी कमेंट करके बताओ, मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेता हूँ। आईसीसी का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है ये नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे। ठीक है, वीडियो को पहले पॉज करो, पहले अगर आपको याद है, अगर आपने पार्ट नंबर 2 देखा है तो वो जाके पहले ये बताओ कि इनका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। और देखो एक और चीज़, वीडियो में आगे बढ़ें, लेक्चर में आगे बढ़ें, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पर एमटीएस से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन और एमटीएस 2025 के लिए डेली टारगेट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब एक और चीज़, जैसे कि इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी होती है, वैसे ही हर देश की अपनी एक नेशनल गवर्निंग बॉडी होती है। तो इंडिया की वो है इंडियन हॉकी फेडरेशन। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई ये अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, तो 1925 में हुई, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पर एक और सवाल कि जो इंडिया का फर्स्ट हॉकी क्लब है वो कहाँ पर है, तो जो इंडिया का फर्स्ट हॉकी क्लब है वो है कैलकाटा में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका इंडिया का जो फर्स्ट हॉकी क्लब कहाँ पर है, कैलकाटा में। सीजीएल में भी पूछा गया है, जीडी में भी पूछा गया, तो ये तो दिमाग से निकाल ही दिया करो कि भाई ये जीडी का सवाल है सीजीएल में नहीं आएगा, सीजीएल का सवाल है तो जीडी में नहीं आएगा। जीडी वाले बच्चे सोचते हैं कि यार ये बड़ा एग्जाम होता है सीजीएल, इसके क्वेश्चंस हम क्यों पढ़ें, इसमें अगर क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो जो सीजीएल वाले बच्चे होते हैं वही सोचते हैं यार जीडी के क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएंगे सीजीएल में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। जो जीके है एसएससी की वो सभी एग्जाम्स की एनालिसिस करके, इसलिए मैं यहाँ पे जीके भी पढ़ा रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि ये तो जीडी का क्वेश्चन है, ये तो सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है, सॉरी भाई, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है वैसे ही आपका हॉकी में भी वर्ल्ड कप होगा। तो हम थोड़ा सा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लेते हैं। और देखो यहाँ पर हॉकी के आगे अगर फील्ड हॉकी भी लगा हो ना तो सेम ही होता है। तो जो फर्स्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था ना वो कब हुआ था, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो 1971 में हुआ था। ठीक है, उसका विनर रहा था पाकिस्तान। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अगर किसी ने जीता है, यहाँ मैंने लिखा भी है, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम विनर अगर कोई हॉकी में रहा है वर्ल्ड कप में तो वो रहा है पाकिस्तान। और मोस्ट नंबर ऑफ टाइम अगर किसी ने होस्ट किया है वर्ल्ड कप को, हॉकी वर्ल्ड कप को, तो वो किया है इंडिया ने 4 बार, और पाकिस्तान ने 4 बार इसको जीता है। उसके बाद
अगर इंडिया का देखा जाए कि इंडिया जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कब जीता, तो देखो हर आपके 1975 में आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, और मतलब 1975 में थर्ड एडिशन था, और उसमें विनर कौन रहा था, उसमें विनर रहा था आपका इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इंडिया ने जो 1975 में पहली बार जब हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, तो किसको हरा के जीता था, तो ये आपको पाकिस्तान को हरा के इन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। तो मतलब पाकिस्तान को फाइनल में हराया था हॉकी वर्ल्ड कप में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप कुछ मेजरमेंट से आजकल बहुत सवाल पूछने लग गए हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट से आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजरमेंट से काफ़ी सवाल आते हैं यहाँ पर। अगर देखो मेजरमेंट से आपसे कभी उसकी लेंथ पूछ ले कि जो आपकी कबड्डी खेला जाता है उसका जो कोर्ट की लेंथ होती है वो क्या होती है, तो वो है आपका 91.44 मीटर। यहाँ पर सॉरी, हम हॉकी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं 91.44 कबड्डी में तो नहीं होगा। जो आपका ये हॉकी, ये आपकी जो मेजरमेंट है हॉकी की है। ठीक है, तो जो लेंथ होती है जहाँ पर कबड्डी खेला जाता है, जो प्लेग्राउंड होता है, ठीक है, कोर्ट नहीं होता, प्लेग्राउंड होता है, तो वो है आपका यहाँ पर 91.44 मीटर लंबा होता है। और ब्रेथ ये है आपकी, ब्रेथ 55 मीटर होता है, मतलब चौड़ाई जो होती है उसकी 55 मीटर होती है। और ये ब्रेथ शायद किसी, हाँ, MTS 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो गोल पोस्ट होती है उसकी हाइट कितनी होती है, तो उसकी जो हाइट होती है 2.14 मीटर होती है। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पर, 2.14 मीटर होती है। वहीं पर लेंथ जो होती है 3.66 मीटर होती है। ठीक है, गोल पोस्ट तो आप जानते ही होंगे सब। ठीक है, अगर हम बॉल वेट की बात करें कि जो बॉल होती है हॉकी में उसका वेट कितना होता है, तो 156 से लेके 160 ग्राम, 163 ग्राम तक उसका जो वेट है वो वेरी करता है। और जो गेम का टाइम होता है वो कितना होता है, वो 60 मिनट होता है। ये ध्यान रखना है, MTS में भी पूछा गया है और कई बार पहले भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ मेजरमेंट है हॉकी से रिलेटेड। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं हॉकी से रिलेटेड। जैसे कि एक टर्म होता है पेनल्टी कॉर्नर। तो पेनल्टी कॉर्नर में क्या होता है, मतलब कब पता चलेगा कि ये पेनल्टी कॉर्नर है, जब एम्पायर क्या करेगा, पॉइंट्स मतलब दोनों हाथों को उठा के अपना पॉइंट्स करेगा हॉरिजेंटली किसकी तरफ, गोल की तरफ। तो वो इशारा होता है पेनल्टी टर्म का, और अक्सर ये सवाल यहाँ से बनता है। ठीक है, एक है यहाँ पर स्कूप। ठीक है, तो ये स्कूप जो टर्म है ये भी रिलेटेड है आपका। अब देखो इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि स्कूप क्या होता है, किससे रिलेटेड है, मतलब किससे रिलेटेड है ये याद करना, क्या होता है ये सारी चीज़ें छोड़ दो। और 16 यार्ड हिट भी आपका रिलेटेड है यहाँ पर हॉकी से। अगर आप ये दो टर्म याद भी ना कर पाओ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेनल्टी कॉर्नर, ये याद कर लेना। उसके बाद देखो एक स्टेडियम है इंडिया के अंदर, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये राउरकेला उड़ीसा में है आपका। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम है दुनिया का। तो अक्सर ये सवाल बन जाता है, कभी स्टेट पूछ लेगा, स्टेट ऑप्शन में दे देगा, कभी जगह का नाम ऑप्शन में दे देगा। तो राउरकेला, अगर जगह का नाम आए तो राउरकेला होगा, स्टेट आए तो उड़ीसा होगा। और कभी आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट सीटेड हॉकी स्टेडियम दुनिया का कौन सा है, तो वो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ कप एंड ट्रॉफी हैं जो कि आपकी हॉकी से रिलेटेड है, जो आपको याद होनी चाहिए। एक है यहाँ पर आगा खान कप, एक है आपका यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी, एक है आपका यहाँ पर बिलंगटन ट्रॉफी, एक है आपका यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह रंगास्वामी कप, सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप। तो ये आपके सारे ही ट्रॉफी इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी पेपर में आई हुई है, अगर आप 3-4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करोगे तो। ठीक है, तो आ, याद कर लेना, आगा खान तो कई बार आता है। ठीक है, और यहाँ पर रंगा स्वामी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहने का मतलब है ये बिलिंगटन वगैरह भी आपके पूछे गए हैं, तो एक बार इन्हें याद कर लेना। ठीक है, अक्सर आपके पेपर में ये पूछे जाते हैं। उसके बाद हैं कार्ड्स, कुछ कार्ड्स यूज होते हैं आपके हॉकी में। तो जैसे अगर एम्पायर ने ग्रीन कार्ड दिखाया, तो ग्रीन कार्ड का मतलब क्या होता है, तो ग्रीन कार्ड का मतलब होता है एक वार्निंग देना कि अगर आपने कोई रूल को वायलेट किया है तो आप पर कोई ऐसा पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है, जस्ट आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि आगे से आप ना करो। अगर आपके लिए एक येलो कार्ड रिप्रेजेंट किया गया है एम्पायर के द्वारा, एम्पायर ने येलो कार्ड दिखाया, तो वो अगर आपने कोई माइनर, देखो ग्रीन कार्ड होता है रूल्स वायलेट करने के लिए, और ये होता है कुछ आपने माइनर ऑफेंस कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर येलो कार्ड दिखाया जाता है। और रेड कार्ड दिखाया जाता है कि जब आपने कुछ ऐसा कर दिया जब आपको परमानेंटली गेम से बाहर कर दिया जाता है। अगर एम्पायर ने आपके प्रति रेड कार्ड दिखाया
तो कहने का मतलब है अब उस गेम में आप आगे कंटिन्यू नहीं रहोगे, आपको परमानेंटली गेम से बाहर कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और कार्ड्स देखो हर गेम में ज़्यादातर अभी हम पढ़ेंगे, हर गेम में कहीं ना कहीं यूज होते हैं कार्ड्स, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस में ज़्यादातर तो सिमिलर ही मीनिंग होता है। अगर रेड है तो रेड का मतलब यही है कि सस्पेंशन ही होगा परमानेंटली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर हम पर्सन्स की बात करें तो देखो एक पर्सन, जब मैं आपको ओलंपिक पढ़ा रहा था तो तब बताया था कि मैं मेजर ध्यानचंद के बारे में जब हॉकी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मेजर ध्यानचंद जी जो थे, पहली बात तो इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी बोला जाता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जी को यहाँ पर हॉकी का जादू बोला मतलब हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और देखो इनका जो बर्थडे आता है वो 29 अगस्त को आता है, और 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मतलब इनके बर्थडे पर ही हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो डायरेक्ट आपके पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर कभी ये पूछ ले कि ऑन द किस ओकेजन पे किसके बर्थडे पर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर हम सेलिब्रेट करते हैं। ये बात आपको ध्यान में पता होनी चाहिए। उसके बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है, अगर कभी आपसे पूछ ले तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है आपका दिल्ली में, ठीक है। और जब मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेल रहे थे तो इनके जब ये टीम में थे तो पहली बार इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप मतलब ओलंपिक जीती थी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती थी इंडिया, ठीक है, 1928 में। फिर उसके बाद 1932 में भी ये थे हॉकी के अंदर, और 1936 में भी थे। उसके बाद आपको पता है 1940 और 1944 में आपका वर्ल्ड कप हुआ नहीं था, सॉरी ओलंपिक नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त आपका क्या चल रहा था बताओ, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसके बाद नवजोत कौर आपके किससे रिलेटेड है, ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। और PR श्रीजेश को तो आप सभी जानते होंगे, ये भी आपके हॉकी से रिलेटेड है। और जयपाल सिंह मुंडा ये भी आपके हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। एक बार को आप ये 3 नाम याद रखना मत रखना, मतलब देखो PR श्रीजेश तो काफ़ी फेमस नाम है तो याद रख लेना, ठीक है। वैसे रख ही लेना, देखो मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखे, कभी रिपीट हो सवाल तो पूछ सकता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी के बारे में तो अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं चेस से। चेस से देखो अभी तक तो सवाल बनते ही आ रहे हैं, अभी और ज़्यादा सवाल बनेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है डी गुकेश ने सॉरी मतलब डी गुकेश सर ने अभी आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है चेस की, और यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने वाले। तो अभी चेस से भर भर के सवाल आएंगे इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात, अगर ये कभी आपसे पूछ ले कि किस किस कंट्री को क्रेडिट जाता है चेस को इन्वेंट करने का, तो अपने प्यारे भारत को जाता है। GD में भी इस बार ये सवाल बना है, ठीक है, क्रेडिट टू इन्वेंट द चेस, तो उसका आंसर क्या होगा, इंडिया होगा, ठीक है। अभी जैसे देखो आपने चेस बोर्ड देखा होगा, देखो मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे चेस खेलना नहीं आता है ना। तो मतलब शुरू से कभी खेला नहीं तो नहीं आता है खेलना, और अब उतना टाइम नहीं मिलता कि हाँ चेस खेला जाए। बट एक ध्यान रखो, अभी अगर आप 1-2 घंटे निकाल पाते हो तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स आप चेस खेला करो, आपका जो IQ लेवल है वो बढ़ता है। तो जो ये चेस के बॉक्सेस होते हैं ये 16 सॉरी 8 ऐसे होते हैं, 8 ऐसे होते हैं। तो अगर मैं 8 × 8 मल्टीप्लाई करूँ तो आपके टोटल जो बॉक्सेस होते हैं 64 होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और इसमें जो पीसीस होते हैं, ठीक है, जो आपके ये घोड़ा वगैरह जिनको बोलते हैं, प्यादा, पाउन, नाइट, बिशप, रूक्स, क्वीन, किंग, ये कितने होते हैं, ये 16 होते हैं, ठीक है। तो 16 वाइट होंगे आपके, और ब्लैक कितने होंगे, ब्लैक भी आपके 16 ही होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। कभी आपसे पूछ ले कि वाइट पीसेस कितने होते हैं, तो 16 होते हैं। ब्लैक पीसेस कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, ठीक है। और वाइट पीसेस तो इस बार पूछा भी गया था CGL 2024 में, ठीक है। तो कभी आपसे ब्लैक पीसेस पूछ ले या टोटल पीसेस पूछ ले तो 32 होंगे, ठीक है। अब जो ये 16 पीसीस होते हैं, जो ये आपके 16 पीसीस होते हैं, इसमें आपके 8 तो पॉन होते हैं जिनको हिंदी में प्यादा बोलते हैं, ठीक है। 2 आपके नाइट होते हैं, नाइट के बारे में एक, चलो मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है, 2 आपके नाइट होते हैं। नाइट के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये कैसे मूव करते हैं, ये L शेप में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो बिशप होते हैं ये आपके डायगोनली मूव करते हैं, ये भी 2 होते हैं आपके, ठीक है। जो रुक्स होते हैं ये 2 होते हैं, एक क्वीन 1 होती है और किंग 1 होता है। और ये ध्यान रखना, GD में एक बात पूछी गई थी कि इनमें से कौन सा आपका पीस है जिसका सबसे कम वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, तो वो है आपका किंग। अब आप एक बार यहाँ पर हिंदी देख लेना यार, यहाँ पर सॉरी हिंदी वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा,
ठीक है। तो आप हिंदी देख लेना। वैसे देखो, इसको पाउन को तो हिंदी में प्यादा बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन को रानी बोलते हैं, ठीक है, राजा बोलेंगे इसको, ठीक है। नाइट, बिशप और रुक्स, इनकी हिंदी देख लेना, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कभी चेस खेला नहीं है तो मुझे हिंदी में इतना इनको पता नहीं है नाम, जस्ट जब बस पढ़ने के लिए ही ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब चेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको। एक टर्म आता है यहाँ पर चेकमेट। चेकमेट का मतलब होता है अ पोजीशन वेयर अ प्लेयर्स किंग इज अंडर अटैक एंड कैन नॉट एस्केप। जैसे कि दो लोग खेल रहे हैं चेस, एक का जब राजा खतरे में है, और इस तरह से खतरे में कि वो वहाँ से बाहर ही बाहर मतलब भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता, राजा मरेगा ही मरेगा, ठीक है। तो उसमें आपका उस पोजीशन को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? चेकमेट बोलते हैं। तो कभी अगर आपसे पूछ ले, ये पूछे जाते हैं, मैं इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। देखो, हर स्टेलमेट पूछा गया, गैम्बिट पूछा गया, कास्टलिंग पूछा गया, ठीक है। तो इनके बारे में ध्यान रखना कि ये टर्म भी याद रखने पड़ेंगे, ये चेस से रिलेटेड है, और ये टर्म क्या होते हैं ये भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेलमेट का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेलमेट तो वैसे भी अगर आप वोकेबलरी पढ़ोगे तो स्टेलमेट का मतलब होता है कि जहाँ पर इंसान कुछ नहीं कर पाना, मतलब आगे कोई मूव भी नहीं होना उसके पास। व्हेन प्लेयर who has to move has no legal moves available, the game then ends in a tie। मतलब कोई चीज़ टाई हो जाना, ठीक है, दोनों प्लेयर के बीच में, मतलब टाई हो जाना, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब स्टेलमेट का मतलब होता है उसका कोई परिणाम नहीं आना, ठीक है, कोई लीगल मूव नहीं बचना और गेम टाई हो जाना, ये आपका यहाँ पर स्टेलमेट का मतलब होता है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जब खिलाड़ी उसे स्थानांतरित करना होता है, जब खिलाड़ी जिसे स्थानांतरित करना होता है, ठीक है, मतलब जिसे चलना होता है, उसके पास कोई कानूनी मतलब कानूनी वो वाला नहीं है, मतलब ठीक है, कोई लीगल मूव नहीं होती उसके पास, लीगल चाल उपलब्ध नहीं होती है, तो खेल एक टाई में समाप्त हो जाता है, समाप्त होता है। टाई का मतलब ना कोई जीता ना कोई हारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना स्टेलमेट का मतलब। अब इतना भी याद ना रखो ना, तो स्टेलमेट से बस एक ध्यान रख लो, टाई याद रख लो, कि यहाँ टाई टर्म आएगा, जहाँ पर भी एग्जामिनर ने टाई लिख के दे दिया स्टेटमेंट में, उसका आंसर मेरा स्टेलमेट होगा, और टाई लिख के देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गैम्बिट के बारे में, तो गैम्बिट एक स्ट्रेटजिक मूव होती है जहाँ पर क्या करते हैं प्लेयर्स कि अपने कोई छोटे, जैसे प्यादे को मरवा दिया, कुछ किसी का दूसरा बड़ा मारने के लिए, ठीक है। तो वही है कि स्ट्रेटजिक मूव वेयर अ प्लेयर सेक्रीफाइसेस अ पॉन और माइनर पीस, कोई छोटा नंबर का आपका अपना खुद का मरवाया, टू गेन अ पोजीशन एडवांटेज, मतलब दूसरे का बड़ा मारने के लिए, ठीक है, वो गैम्बिट होता है। अब जो चेस खेलते हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उनको ये सारे टर्म ऑलरेडी पता होंगे। टर्म नहीं पता होंगे तो ये तो पता होगा कि हाँ, हम बहुत सारे लोग अपना जो पॉन होता है उसे आगे रख देते हैं कि हाँ, ये मेरा मारेगा तो फिर मैं इसका घोड़ा मार दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका चेस में चलता है कि तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो उस चीज़ को गैम्बिट बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कास्टलिंग का, तो कास्टलिंग होता है मूव इन द गेम डेट अलाउ अ प्लेयर टू मूव द किंग एंड रुक एट द सेम टाइम। कि मतलब एक आपका जो कास्टलिंग में एक जो प्लेयर होता है उसको अलाउ होता है कि वो एक साथ राजा भी चल सकता है और रुक भी चल सकता है, ठीक है। तो अब ये किस कंडीशन में चल सकता है ये तो वही बताएंगे जो चेस खेलते हैं। बस हमको अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इतना याद रखो कि कास्टलिंग का मतलब होता है जब प्लेयर को अलाउ होता है कि वो किंग और अपने रुक को एक साथ चल पाए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ पर्सन्स के बारे में देख लेते हैं जो रिलेटेड है चेस से। अब हम पर्सन ज़्यादा इसलिए देखेंगे क्योंकि अभी पर्सन आपके चेस से पूछे भी जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी चेस थोड़ा सा मतलब अभी एक्सपैंड हो रहा है। अभी देखो, सबसे पहले नाम एक ही आता है, वो हैं विश्वनाथ आनंद सर, इंडिया के पहले ग्रांड मास्टर हैं, ठीक है। अभी जब बहुत मतलब अगर आपने डी गुकेश सर को देखा होगा तो उनके साथ देखने को मिलेंगे आपको बिसी सर बोला जाता है उनको, शॉर्ट में बिसी सर बोलते हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ आनंद सर जो हैं वो आपके इंडिया के फर्स्ट ग्रांड मास्टर थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जीती है, और ये पहले पर्सन थे जिन्हों को मेजर खेल मेजर खेल रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। चलो एक बार बता दो, जो ये मेजर खेल रत्न अवार्ड है इसका जो प्रीवियस नाम है वो क्या है, मतलब प्रीवियस नाम क्या था इसका, क्योंकि बाद में इसका नाम बदल के मेजर खेल रत्न अवार्ड रखा, लेकिन इसका प्रीवियस नाम क्या था वो नीचे कमेंट करके बताओ। उसके बाद आर प्रज्ञानंदा, आप जानते होंगे, बहुत फेमस नेम है अभी भी, ठीक है। आर प्रज्ञानंदा, आर या तो आर प्रज्ञानंदा दिया होगा या आर को फुल फॉर्म है उनका रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ठीक है। तो कुछ भी दिया हो ध्यान रखना। आर वैशाली आपका, ठीक है। आर आर अगर सामने आए तो थोड़ा ध्यान रखना कि चेस से ही होगा। उसके बाद भक्ति प्रदीप कुलकर्णी,
ठीक है। एस विजयलक्ष्मी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। तो ये सॉरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, एस विजयलक्ष्मी, ठीक है। ये पहली वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि जो पहला इंसान होता है वो इम्पोर्टेंट तो होता ही होता है। उसके बाद संकल्प गुप्ता, ठीक है। जैसे ऐसे याद कर लो कि अब आप संकल्प ले रहे हो कि डेली आप चेस खेलोगे, आप क्या नहीं देखोगे, आप जो भी आप देखते हो रील्स वगैरह वो नहीं देखोगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डी गुकेश सर के बारे में। तो ये बिकमिंग द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैम्पियन, अभी ये जीते हैं वर्ल्ड चेस चैम्पियन। और इनकी जो एज है वो 18 साल की है। तो बस वही है कि इंसान की जो रिस्पेक्ट है वो उसकी उम्र से नहीं उसके कामों से दी जाती है, ठीक है। तो बस ये चीज़ आप भी ध्यान रखो कि कोई आपसे छोटा है लेकिन उससे सीखने को मिल रहा है तो हमेशा उसे रेस्पेक्ट दो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड 2024 चेस चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती थी, ठीक है। सॉरी, मतलब ये तो जीती है इन्होंने, ये वर्ल्ड 2024 की जो चेस चैंपियनशिप है और ये यंगेस्ट बन गए इसी को जीतने वाले। और ये कहाँ पे हुई थी, तो ये आपका सिंगापुर में हुई थी। और इन्होंने किसको हरा के जीती है, चाइना के डिंग लरेन है जो कि 3 बार में बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। और उनको हरा के इन्होंने अपना ये खिताब हासिल किया कि 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इंसान बन गए, ठीक है। तो अब देखो ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना कभी किसी से में हो सकता है पूछ ले कि कहाँ हुई, तो सिंगापुर में हुई। किसको हराया, डिंग लरेन को हराया। डिंग लरेन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। मैग्नस कार्लसन को तो भाई हर कोई जानता होगा, ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन, बॉबी फिशर देखो 1952 की समथिंग की बात है जब ये यंगेस्ट प्लेयर बनी थी उस टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में। तो बॉबी फिशर भी 1-2 बार मैंने देखा नाम कि पूछा गया है, अगर मैं पिछले जब 4-5 साल के पेपर्स को एनालिसिस कर रहा था। तो ये ध्यान रखना बॉबी फिशर भी। और अभिमन्यु मिश्रा के बारे में ये ध्यान रखना कि अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट चेस ग्रांड मास्टर बन गए हैं दुनिया के, ठीक है। ये इंडिया के ही हैं अभिमन्यु मिश्रा, और ये यंगेस्ट चेस ग्रांड मास्टर बन गए हैं। देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप अलग होती है, ग्रांड मास्टर अलग होते हैं। तो ग्रांड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ कंफ्यूज मत होना। अगर यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन पूछा जाए तो डी गुकेश, और अगर यंगेस्ट ग्रांड मास्टर पूछा जाए दुनिया का तो अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। हमें चेस में उतना ही करना था, अब हम थोड़ा सा कबड्डी के बारे में देख लेते हैं। देखो एक बार अभी ये एमटीएस का पेपर हुआ था जो आपका 2024 का, इसमें पूछा गया था कि इन मतलब इंडिया का ट्रेडिशनल गेम कौन सा है, और उसमें 4 गेम दे रखे थे, उसमें से एक कबड्डी था। तो उसका राइट आंसर था कबड्डी। तो ध्यान रखना कभी पेपर में अगर आपसे पूछ ले, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा गेम है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद है, ऐसे किसको पता होगा कि हाँ ये ट्रेडिशनल गेम है, या तो आपने कभी कुछ पढ़ा है, कभी ऐसा पढ़ा है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल थोड़ा स्पोर्ट्स में थोड़ा सा मतलब इतना दिलचस्पी नहीं लेते हो तो हो सकता है कि यार आपको लगे यार ट्रेडिशनल गेम तो क्रिकेट बहुत खेला जाता है, क्या पता क्रिकेट हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गेम्स आ सकते हैं ऑप्शन में भी, इस तरह से ही दे के बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कबड्डी है वो इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है, ठीक है। और यहाँ पर हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो एशिया की जो फर्स्ट कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी वो 2-3 बार पेपर में पूछी गई है। 2024 सीजीएल में भी पूछी गई है, 2022 में भी शायद पूछी गई थी स्टेनो के पेपर में। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप आपकी 1980 में हुई थी कोलकाता में। आगे ये रिपीट होने के चांसेस हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखा करो, जो चीज़ फर्स्ट हुई है उसके रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो अगर कोई चीज़ फर्स्ट हुई है तो इसका मतलब वो रिपीट हो सकती है। तो फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई, 1980 में, ध्यान रखना। फर्स्ट वर्ल्ड कप कबड्डी कब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड कप कबड्डी, देखो अब हर में जो आपका ये तो एशिया में है, ठीक है। फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में हुई कोलकाता में। अगर फर्स्ट वर्ल्ड कप पूछा जाए कबड्डी का तो 2004 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो ध्यान रखोगे एशियन कबड्डी चैंपियनशिप भी इंडिया में ही हुई लेकिन कोलकाता में हुई। फर्स्ट वर्ल्ड कप भी कबड्डी का इंडिया में हुआ लेकिन मुंबई में हुआ। वो 1980 में ही हो गई थी एशियन चैंपियनशिप, और जो वर्ल्ड कप हुआ वो 2004 में हुआ। कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, तो आपके कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, ये ध्यान रखना। और जो आपसे एक बार पूछा गया है, मतलब इस बार भी पूछा गया और पहले भी पूछा गया है कि जो रेडर होता है वो कौन होता है, मतलब स्टेटमेंट दे रखा होता है और रेडर उसमें ऑप्शन में था। तो जो अटैकिंग प्लेयर होगा बेसिकली वही रेडर होगा। देखो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और कबड्डी वगैरह मैंने खेली है, ठीक है।
तो वो देखते हैं ना, जो जाके मतलब दूसरी टीम, मतलब एक इंसान जाता है और वो बोलता है कबड्डी 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 कबड्डी, मतलब तो जब वो कबड्डी 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 बोलता है तो वो अटैकिंग प्लेयर होता है, वही रेडर होता है। ठीक है। और मतलब हमारे गांव में एक रूल था कि आप अगर कबड्डी 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 जब तक बोल रहे हो, आपका जो सांस टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन जो रियल गेम होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी सांस नहीं टूट, उसमें टाइमिंग होता है। ठीक है। तो लेकिन वो चीज़ें जब नहीं पता थी, और लेकिन अभी भी वैसा ही चलता है गाँव में। ठीक है। और ड्यूरेशन अगर पूछ ले कभी, तो ड्यूरेशन आपकी 40 मिनट की रहती है। ठीक है, गेम की, और 5 मिनट आपका ब्रेक टाइम मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और एक जो देखो, टीम मेंबर इधर होंगे, टीम मेंबर इधर होंगे, जो बीच वाली लाइन है, जिसको अगर रेडर ने छू दिया तो रेडर के पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को बोला जाता है बॉक लाइन। उस लाइन को क्या बोला जाता है? बॉक लाइन। और इसको, और देखो पॉइंट कब कब कंसिडर किया जाएगा आपका, रेडर को ये तो टच करना ही होता है। एक एक होता है टैग करना, कि मैंने टैग किया। अब वो टैग का मतलब होता है किसी को छूना। आप किसी की बॉडी को छू दो, किसी के कपड़ों को छू दो, किसी को भी छू दो, अगर उसने वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आपने उसे टच किया और आपने बॉक लाइन टच कर ली, ठीक है, तो वो आपका पॉइंट होता है। ठीक है। और टैग का मतलब आप समझ ही गए होंगे। टैग का मतलब होता है कि आपने शोट जो टच करने को टैग बोला जाता है, बस इतना होता है। ठीक है। और ये जो कबड्डी का आपका कोर्ट होता है, ये आपका 10 मीटर तो लंबा होता है और 13 मीटर वाइड होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखो बॉक लाइन है, रेडर मस्ट क्रॉस टू स्कोर द पॉइंट। ठीक है, ये CGL 2024 में आया है। लेंथ ऑफ कबड्डी कोर्ट 10 मीटर लॉन्ग होता है, 13 मीटर वाइड होता है। लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, ठीक है, और 13 मीटर वाइड का मतलब चौड़ा होता है। MTS 2024 में ये मेजरमेंट पूछी भी गई हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि मेजरमेंट, ये मत सोचना कि मेजरमेंट में याद ना करूँ, मेजरमेंट से बहुत सवाल बनते हैं। टैग का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हेन अ रेडर टचेस एनीबडी पार्ट ऑफ एनी डिफेंडर। ठीक है, जो खुद को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ उसको टच किया, उसके कपड़ों को भी टच करेगा तब भी चलेगा। ठीक है, तो वो पॉइंट कंसिडर होगा, और उसको क्या बोलते हैं? टच करने को टैग बोला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसमें भी, कबड्डी में भी कुछ कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड्स हैं आपके, ये कबड्डी के हैं। ठीक है, आपके कबड्डी में भी कुछ कार्ड्स होते हैं। जैसे ग्रीन कार्ड का मतलब होता है वार्निंग। ग्रीन कार्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? वार्निंग होता है। येलो कार्ड का मतलब होता है यहाँ पर टेम्परेरी सस्पेंशन। ठीक है। और यहाँ पर आपका, जैसे कि वहाँ पर बताओ, वहाँ पर ग्रीन कार्ड का मतलब था रूल्स का वायोलेशन करना, जो हम क्या देख रहे थे? हम हॉकी देख रहे थे। और वहाँ पर येलो कार्ड का मतलब था माइनर ऑफेंस करना। और रेड कार्ड का मतलब था वहाँ पर सस्पेंशन करना परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली सस्पेंशन करना। यहाँ पर ग्रीन कार्ड का मतलब वार्निंग है, बट येलो कार्ड का मतलब है टेम्परेरी भेज देना बाहर, और रेड कार्ड का मतलब है आपको गेम से ही बाहर निकाल देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हॉकी में भी आपके सॉरी, हम कबड्डी में भी आपके कार्ड्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बैडमिंटन के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, बैडमिंटन का भी आपका, जैसे आपका हॉकी का होता है, वैसे ही आपका बैडमिंटन का भी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी होती है। तो जो बैडमिंटन की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी होती है, वो होती है WVF। तो ये होती है वर्ल्ड, यहाँ पे थोड़ा सा PPT ख़राब हो गई है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। हिंदी वाले लिख सकते हो विश्व बैडमिंटन महासंघ। ठीक है, और ये क्या है? मतलब आपकी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधक निकाय है। ठीक है। हेडक्वार्टर देखा जाए इसका WBF का, तो हेडक्वार्टर है आपका कुआलालंपुर, मलेशिया में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट आपका जो बैडमिंटन का कोर्ट होता है वो 44 फीट 20 फीट होता है। मतलब इस तरह से होता है, 44 लंबाई, 20 फीट आपकी चौड़ाई होती है। और बीच में जो नेट हाइट होता है वो होती है 5 फीट। ध्यान रखना, पेपर में पूछी गई है कि जो बैडमिंटन में नेट हाइट होती है वो कितनी होती है, तो वो नेट हाइट होती है आपकी 5 फीट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसकी लंबाई आपकी 44 फीट होती है, चौड़ाई इसकी 20 फुट होती है। ठीक है, मेजरमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। और जो मैच की लेंथ होती है, बेस्ट ऑफ 3 गेम्स होते हैं, और एक गेम 21 पॉइंट का होता है, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ ट्रॉफी और कप हैं इससे रिलेटेड। अब देखो, थॉमस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि किससे रिलेटेड है। थॉमस कप, जैसे कि
मेंस टीम का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही थॉमस कप के सिमिलर है यूबर कप, लेकिन ये वुमेन्स टीम को दिया जाता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और यहाँ पर जो फर्स्ट थॉमस कप हुआ था 1948 इंग्लैंड में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखना। और यूबर कप जो हुआ था वो 1956-57 के ड्यूरिंग हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, दोनों ही इंग्लैंड में हुए, ध्यान रखना। सुधीरमन कप, ये भी आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। नारंग कप, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। और दीवान कप, ये भी आपका यहाँ पर बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये सारे आप ध्यान रखना। और देखो इसमें भी कार्ड्स का यूज होता है, तो इसमें जो येलो कार्ड होता है सेम देखो येलो कार्ड आपका ज़्यादातर वार्निंग का ही यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका रेड कार्ड होता है वो पेनल्टी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ पर आपको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। वहीं पर आप जो ब्लैक कार्ड होता है, इसमें ब्लैक कार्ड का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन। तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, ठीक है, कार्ड्स में, लेकिन 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ हम पर्सन्स देख लेते हैं जो बैडमिंटन से यहाँ पर एसोसिएटेड है। प्रकाश पादुकोण, याद रखना, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन है टू विन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैम्पियनशिप है ये, ठीक है। और इन्होंने 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती थी प्रकाश पादुकोण ने, और ये पहले इंडियन बन गए थे ऐसे। आपसे एक बार ये भी पूछा गया था कि जो ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, पहली बात तो ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, ठीक है। और ये कब हुई थी, फर्स्ट टाइम कब हुई थी, तो ये फर्स्ट टाइम 1899 से होती आ रही है। आप सोच सकते हो कि जहाँ पर हम अपने देश को आज़ाद करा रहे हैं, ठीक है, 1899, वहाँ पर ये लोग, ये सारे जो चैम्पियनशिप हैं ये चल रही थी, ठीक है। साइना नेहवाल, इनको तो आप जानते होंगे, ओनली इंडियन है जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक रह चुकी हैं बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल में, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी हैं, ठीक है, बैडमिंटन वुमेन्स सिंगल में। अगर कभी पूछे आपसे तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइना नेहवाल, ठीक है। अच्छा, हम बुक्स एंड ऑथर कर चुके हैं, चलो मुझे बताओ साइना नेहवाल की कौन सी बुक है, ठीक है। मैं आपको नीचे कमेंट करके बताओ, हम बुक्स एंड ऑथर कवर कर चुके हैं ना, तो मुझे बताओ कि साइना नेहवाल की कौन सी बुक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लक्ष्य सेन की, तो लक्ष्य सेन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अभी आप अगर करंट अफेयर पढ़ते होंगे अपने एग्जाम के लिए तो वहाँ पर एक नाम पढ़ते होंगे लक्ष्य सेन। और आप इस बार सीपीओ में तो ये भी पूछा गया कि लक्ष्य सेन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये लक्ष्य सेन रिलेटेड है बैडमिंटन से, और स्टेट से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। बेस लाइन हो गया, क्रॉस कोर्ट हो गया, ड्रॉप शॉट हो गया, सर्विस फॉल्ट हो गया, शटल स्टॉक। शटल स्टॉक वर्डी भी बोलते हैं, जो आपका चिड़िया जिसे बोला जाता है हिंदी में शुद्ध भाषा में, जिससे आप बैडमिंटन खेलते हैं उसको शटल स्टॉक बोला जाता है। और उसका अगर बर्डी भी दिया हो तो बर्डी भी उसे ही बोला जाता है, अगर कभी आपसे पूछ ले पेपर में तो ध्यान रखना। बैडमिंटन और टेनिस में यही फ़र्क होता है कि बैडमिंटन में जो यूज होता है वो शटल स्टॉक होता है, और टेनिस में जो यूज होता है आपका वो क्या होता है, टेनिस में आपका यूज होता है बॉल यूज होता है, ठीक है, बाउंसिंग बॉल यूज होता है। और एक और ऐसे ही गेम होता है स्क्वैश। स्क्वैश और टेनिस में ये होता है कि ये ओपन कोर्ट में होता है और ये क्लोज कोर्ट में होता है। अभी वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। आगे देख ले आगे देख लेते हैं यहाँ पर, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब हम देख लेते हैं टेनिस के बारे में। अब देखो टेनिस का जो डायमेंशंस होता है कोर्ट का वो होता है 70 फीट इंटू 36 फीट, मतलब इतना लंबा इतना चौड़ा, ठीक है। और इसमें जो टेनिस में आपकी नेट हाइट होती है वो होती है 5 फीट। बैडमिंटन में अभी मैंने कितनी बताई थी आपको, 5 फीट बताई थी, मतलब सॉरी इसमें 3 फीट होती है, बैडमिंटन में 5 फीट होती है, ध्यान रखना। देखो बैडमिंटन में शटल स्टॉक का यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्डी भी बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन गलत ले रहा हूँ, बट ठीक है आप समझ गए होंगे। उसके बाद टेनिस में आपका बाउंसी बॉल यूज होता है, ये फ़र्क ध्यान रखना, ठीक है। टेनिस में मतलब देखो डिफरेंसेस तो और भी होते हैं, माइनर डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं जो पेपर में आपसे पूछेगा तो वही पूछेगा, या अपने समझ के लिए कि भाई टेनिस पढ़ रहा हूँ बैडमिंटन पढ़ रहा हूँ, तो दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो यही होता है, बॉल का और शटल स्टॉक का। और देखो पर्सनली मैंने ना तो ज़्यादा बैडमिंटन खेला है ना ज़्यादा टेनिस खेला है, तो बिल्कुल जो इसमें घुस के एकदम खेल रहे होते तो छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस भी पता होंगे, लेकिन हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता होना मोर देन इनफ है, ठीक है। अभी देखो जो टेनिस में ना ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो कभी आपसे पूछ लेंगे कितने आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो आपके
4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। अक्सर आपसे सवाल ये भी बनता है कि जो ये ग्रैंड स्लैम्स हैं ये अलग अलग कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो जो विंबलडन जो आपका ग्रैंड स्लैम्स है ये ग्रास कोर्ट पे जो घास का मैदान होता है उस पर खेला जाता है। यूएस ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पे जो कठोर होता है नीचे से उस पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है, मिट्टी का कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कठोर कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस कोर्ट पे खेला जाता है। और अक्सर जो ये स्लैम्स से यहाँ पे सवाल बनते हैं ना वो इस तरह से बनते हैं कि ग्रैंड स्लैम्स देखो एक साल में ये चारों ही होते हैं, ठीक है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि विंबलडन किसने जीता है, ठीक है, मेंस में किसने जीता है, वुमेन्स में किसने जीता है, और सिंगल टाइटल का पूछा जाता है ज़्यादातर। ये सिंगल भी होता है डबल भी होता है, तो हमें सिंगल याद करना होता है। लेकिन वो हमारा पार्ट है करंट अफेयर का। जब मैं आपको करंट अफेयर में स्पोर्ट्स कराऊंगा वहाँ पर सब बताऊंगा कि विंबलडन किसने जीता है, यूएस ओपन मेंस किसने जीता है, क्योंकि वो करंट अफेयर का सवाल है। लेकिन यहाँ पर हमें इतनी जानकारी होना वो ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो टेनिस से 2 प्लेयर याद रखना चाहो रख लेना। सुमित नागल हरियाणा से हैं, ठीक है। एमटीएस में पूछा गया था ये किस स्टेट से हैं, ठीक है। और लिएंडर पेस यहाँ पर ये एसएससी जेई में पूछा गया, ठीक है। मे बी इनको जानते होंगे आप, ठीक है। सुमित नागल की मतलब आप जानते होंगे, लेकिन मतलब ये थोड़ा फेमस नाम है, ठीक है। ये एसएससी जेई 2024 में इस बार सवाल बना था। अब आगे देख लेते हैं टेनिस के कुछ टर्म्स हैं। अब देखो टेनिस के टर्म्स आपको ना कहीं बैडमिंटन में भी ड्रॉप शॉट पढ़ोगे, यहाँ भी आप पढ़ोगे। ड्रॉप शॉट का मतलब होता है जब कोई एक प्लेयर सॉफ्टली खेलता है, ठीक है। और तो यहाँ पर आपका हाँ बैडमिंटन में भी सेम यूज होता है। डबल फॉल्ट का मतलब होता है लगातार आप 2 फॉल्ट कर दो एक ही साथ, तो वो डबल फॉल्ट हो गया। डुइस का मतलब होता है जब जो प्लेयर्स हैं वैन बोथ प्लेयर्स विंस 3 पॉइंट्स ईच इन अ गेम, बेसिकली तीनों पॉइंट जीत गए, मतलब एक तरह से जो आपका स्कोर है वो 40-40 हो जाए, ठीक है। उस कंडीशन को ड्यूस बोला जाता है। और लब स्कोर को बोला जाता है जब किसी प्लेयर के 0 पॉइंट होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि लब स्कोर क्या होता है। तो जब किसी प्लेयर का 0 स्कोर है उसको क्या बोला जाता है, लब स्कोर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टेनिस के बाद टेबल टेनिस की। अब जैसे देखो टेनिस होता है आपका मतलब उसमें कोई टेबल का यूज नहीं होता, ठीक है। ये टेबल पे होता है, छोटी सी बॉल के साथ छोटा सा आपके पास एक फट्टा सा होता है, उससे खेला जाता है। आपने देखा होगा या खेला होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो ईच गेम होते हैं, मतलब मेरी तो ऑफिस में है ये टेबल टेनिस। आपकी अगर जॉब लगेगी तो आपके भी डिपार्टमेंट में एक स्पोर्ट्स एरिया होता है, वहाँ पर होता है। तो टेबल टेनिस में एक छोटी सी बॉल होती है, ठीक है। एक लकड़ी का बैट सा होता है छोटा सा, वो आपके हाथ में वो टेबल पर खेला जाता है। तो ध्यान रखो कि इसमें जो ये गेम होता है इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं पूछा गया था एक बार, तो 11 पॉइंट होते हैं, ध्यान रखना। इसको पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है। कभी अगर आपसे पूछ ले कि किस गेम को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, तो टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें जो बॉल का वेट होता है वो 2.79 ग्राम होता है, बहुत हल्की बॉल होती है। और जो बॉल का साइज होता है मतलब डायमीटर होता है वो 40 mm होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो टेबल का साइज होता है, अगर कभी टेबल से का साइज पूछे तो 9 फीट लंबा होता है, ठीक है। 5 फीट आपका 9 फीट लंबा होता है, 5 फीट चौड़ा होता है। और 2.5 मीटर यहाँ पर आपकी इसकी हाइट होती है, ठीक है, ऊंची होती है टेबल, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पर। और यहाँ पर एक नेट लगा होता है, यहाँ पर ये नीचे कट गया है। ये जो नेट होता है ज़्यादा ऊंचा नहीं होता, ये लगभग 15.25 सेंटीमीटर का होता है, लगभग नहीं मतलब अप्रॉक्स होता है स्टैंडर्ड गेम की बात करें तो हम। तो ये ध्यान रखना जो नेट की हाइट होती है टेबल पर लगी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर्स टेबल टेनिस से जो रिलेटेड है, यहाँ पर एक हैं आपके अचंता शरत कमाल, एक है मनिका बत्रा, एक है भाबिन पटेल। तो ये सारे नाम यहाँ पर आप याद रखोगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ टर्म्स के बारे में टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ट्विडल है, वॉली है, सेग हैंड ग्रिप है, लेकिन ये थोड़े कम ही पूछे जाते हैं टेबल टेनिस से, तो नहीं भी याद करोगे तो यहाँ पर चलेगा। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लॉन टेनिस के बारे में। अब देखो टेनिस का तो चलो ये है कि कोई टेबल का यूज नहीं हो रहा, जैसे बैडमिंटन खेला जाता है वैसे टेनिस खेला जाता है। टेबल टेनिस का ये हो गया कि भाई चलो उसमें एक टेबल है उस पर हम बॉल मारते हैं, टेबल पे खेला जाता है। लॉन टेनिस क्या है, लॉन टेनिस बेसिकली अगर देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ये है कि जो टेनिस होता है वो किसी भी आप कोर्ट मतलब किसी भी सरफेस पे खेल सकते हो, ग्रास मिट्टी की पे खेल सकते हो, क्ले की पे खेल सकते हो, आर्ट पे हार्ड पे खेल सकते हो, आर्टिफिशियल किसी पे खेल सकते हो। बट जो लॉन टेनिस होता है वो नेचुरल ग्रास सरफेस पे खेला जाता है, एक ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। जो लॉन टेनिस है वो आपका देखो यहाँ पर, अब मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। जो बैडमिंटन है उसमें शटल स्टॉक यूज होता है,
शटल स्टॉक, जिसको हिंदी में बहुत सारे लोग चिड़िया भी बोलते हैं, बर्डी भी बोलते हैं ना। और बैडमिंटन हो गया। उसके बाद टेनिस में हमने क्या पढ़ा, टेनिस में हमने पढ़ा बाउंसी बॉल यूज होता है। टेबल टेनिस में टेबल यूज होती है, टेबल यूज होती है। और लॉन टेनिस में और टेनिस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस अभी इतना फ़र्क रखो कि ये लॉन टेनिस में जो सरफेस होता है वो सिर्फ ग्रास का सरफेस होता है, ओनली ग्रास ओनली सर। ठीक है, जो सरफेस होता है आपका वो ग्रास का होता है। ठीक है, बस ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखना। और यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के नाम हैं, थोड़ा सा याद रख लेना। अंकिता रैना, रोशन बोपन्ना और श्रीवल्ली रश्मिका भामिदी पत्ती। तो यहाँ पर और देखो ट्रॉफी, हम जैसे कि देखो हमने यहाँ पर जो पढ़े थे, एक सेकेंड। टेनिस में मैंने आपको 4 ग्रैंड स्लैम्स पढ़ाए थे, एक विंबलडन पढ़ाया था जो मैंने आपको बताया था कि ग्रास कोर्ट पे होता है। तो कहने का मतलब आपका यहाँ पर ये है कि जो आपका लॉन टेनिस होगा तो वो विंबलडन, एक तरह से जो विंबलडन हुआ वो लॉन टेनिस से ही रिलेटेड हुआ, क्योंकि ये भी जो विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद अब हमारा आ जाता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो बास्केटबॉल में क्या होता है, जो प्लेइंग एरिया, एक बार पूछ लिया था पेपर में कि प्लेइंग एरिया क्या होता है बास्केटबॉल का, तो ऑब्वियसली बात है एक कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। और जो वेट होता है बास्केटबॉल का वो 620 ग्राम होता है। आउंस में पूछ रहे तो 22 आउंसेस होते हैं। और देखो इनको जो ग्राम को एक स्टैंडर्ड साइज़ दिया गया है, जैसे कि इसका वेट और जो आपका साइज होता है ना, बास्केटबॉल का जो साइज होता है वो 7 होता है। मतलब ये स्टैंडर्ड साइज है। 7 का मतलब है 620 ग्राम की होगी या 22 आउंस की होगी, सॉरी आउंसेस की होगी। तो अगर कभी आपसे स्टैंडर्ड साइज नंबर में पूछे तो 7 नंबर होता है जो बास्केट में बॉल होती है बास्केटबॉल का। तो ये ध्यान रखना। ये स्टैंडर्ड साइज इस बार आपका CHSL में पूछा गया था, उसमें ऐसे दिया था 6, 7, 8 ऑप्शन में, तो 7 आपका यहाँ पर सही होगा। टर्म्स की बात करें तो पॉइंट, ड्रिबल, फ्री थ्रो, ये सब आपके किससे रिलेटेड है, बास्केटबॉल से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड, सेंटर, ये सारी आपकी क्या होती हैं, पोजीशंस होती हैं बास्केटबॉल के अंदर। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा हाई जंप। अब देखो हाई जंप में कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना आपको। सबसे पहले तो हाई जंप में किसी भी जो हाई जंप होती है उसमें किसी भी प्लेयर को 3 चांस मिलते हैं, कि जैसे 3 चांस दिए जाते हैं, और ज़्यादातर स्पोर्ट्स में 3 चांस दिए जाते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट होगा वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हाई जंप में होता है। तो एक बार आपसे पेपर में पूछा भी था इस बार MTS 2024 में कि जो आपका हाई जंप होता है उसमें कितने चांसेस मिलते हैं, ठीक है, किसी भी सर्ट हाइट को ओवरकम करने के लिए, किसी भी हाइट तक पहुंचने के लिए, तो 3 चांस मिलते हैं। टेक्निक जो यूज होती हैं हाई जंप में, एक तो सीजर स्टाइल होती है और एक वेस्टर्न रॉल होता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, और आपको कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर याद रखना नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें रेसलिंग के बारे में, तो रेसलिंग के बारे में कुछ ज़्यादा याद मत रखो, ठीक है। या तो सवाल आएगा तो बहुत रैंडम आएगा, वरना यहीं से आ जाएगा। जो आपका एक फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है उसमें सिंगल राउंड की जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मिनट रहता है। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि जो ड्यूरेशन होता है सिंगल राउंड का फ्री स्टाइल रेसलिंग में वो 3 मिनट का होता है। वो, और यहाँ पर सुशील कुमार के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। देखो ये सुशील कुमार एसोसिएटेड है रेसलिंग से, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ये फर्स्ट इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2010 में, ठीक है। तो ये थोड़ा नाम इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वैश के बारे में। तो जैसे मैं आपको पढ़ा भी रहा था जब मैंने आपको टेनिस पढ़ाया था, तो जो टेनिस होता है वो आपका ओपन कोर्ट में होता है, और जो स्क्वैश होता है वो क्लोज्ड कोर्ट में होता है। और थोड़े बहुत माइनर डिफरेंस होते होंगे, बट मेजर डिफरेंस यही होता है। पर्सन आपके स्क्वैश से इस बार काफ़ी पूछे गए हैं। और जो अगर आप GD एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हर स्पोर्ट्स के पर्सन एसोसिएट तो याद कर लो। सबसे ज़्यादा अगर पर्सन एसोसिएशन पूछे जाते हैं कि ये पर्सन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये पर्सन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो सबसे ज़्यादा पूछे, सभी एग्जाम में जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके SSC GD में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ नाम है, जानेत निधि, अनाहत सिंह, ये दिल्ली से हैं। कहाँ से, मतलब ये स्टेट पूछी थी, जैसे कि हम लक्ष्य सेन का उत्तराखंड पूछ लिया था ना, ऐसे ही अनाहत सिंह का पूछ लिया, ठीक है। अनाहत सिंह किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये दिल्ली से करती हैं। दीपिका पालिकल कार्तिक, ये आपके
स्क्वायर से रिलेटेड है, और अनाका अलान कमोनी ये भी आपके स्क्वायर से रिलेटेड है। ये ध्यान रखना, सारे नाम थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जो नाम आ गए हैं वो वापस से रिपीट होने में डिफरेंट एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ा करो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शूटिंग के बारे में। शूटिंग में देखो टर्म्स बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन मैंने जो देखा एक आध टर्म ही पूछा गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है बुल्स आई, कि जो बुल्स आई है वो किस से रिलेटेड है। तो जो बुल्स आई है वो आपका शूटिंग से रिलेटेड है। जो 12th फेज का पेपर हुआ है, सिलेक्शन 12th फेज का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना। पर्सन्स में ज़्यादा पर्सन्स नहीं पूछे गए, तो रुद्रांश पाटिल ध्यान रखना। और देखो पर्सन्स मैं ज़्यादा क्यों नहीं करा रहा हूँ वो भी बताता हूँ। जो पर्सन्स पूछे जाते हैं ना, जो करंट में न्यूज़ में होते हैं, जो करंट न्यूज़ में होते हैं कि हाँ ये पर्सन इससे मतलब कुछ, किसी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, किसी ने कुछ ओलंपिक में मेडल जीता है, कुछ जीता है। जैसे अब शूटिंग में पढ़ने को बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पर्सन एसोसिएटेड जो हाल फिलहाल में जो पर्सन है वो न्यूज में रहे होंगे, किसी ने कुछ जीता है, ठीक है, तो वो सारे नाम हम देखेंगे शूटिंग जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे। स्टैटिक जीके में जितना हमें स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए वो मैं इसमें कवर करा ही रहा हूँ। अगर हम गोल्फ की बात करें तो जो फर्स्ट गोल्फ क्लब है इंडिया का वो भी कोलकाता में है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं याद रखना, जैसे जो कैडीज होता है वो हेल्पर होता है, ठीक है, जो बॉल वगैरह लेके आता है उसको कैडीज बोला जाता है। और कुछ और टर्म है जैसे एस और अल्बाट्रॉस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी पूछे गए थे, चिप कॉन्डोर और एक और नाम था साथ में, 3 नाम पूछे गए थे कि ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको एक नाम भी पता है कि ये गोल्फ से रिलेटेड है तो आप आराम से कर दोगे। ऐसे ही एस और अल्बाट्रॉस एक साथ दिया गया था और आपसे पूछा गया था ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोल्फ से रिलेटेड है। कुछ ट्रॉफी हैं गोल्फ से रिलेटेड जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक है आपका बॉकर कप, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है आपका राइडर कप, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है आपका आइजन हावर ट्रॉफी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वॉकर और राइडर कप तो आपको याद रखना ही चाहिए। और यार देखो गोल्फ मतलब अमीर लोग ही खेलते हैं, प्रिंस लोग ही खेलते हैं, तो इस तरह से ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं, बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बॉक्सिंग में कुछ देखो, सबसे पहले तो बॉक्सिंग के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पुजी पुगी लिस्ट बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को क्या बोला जाता है, पुगी लिस्ट बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पहले भी पेपर में बना है। ये कुछ टर्म्स हैं, जेब, ठीक है, जेब में से हाथ निकाल ले मुक्का मार दूंगा, ऐसे याद कर लो। हुक, हुक खोल दे वरना मुक्का मार दूंगा। पंच तो बॉक्सिंग से आपको पता ही है। नॉकआउट आपको पता ही है कि ठीक है यार नॉकआउट कर दिया आपने, किसी को मारा वो गिर गया, नॉकआउट हो गया। अपर कट, ये भी बॉक्सिंग में आराम से याद कर लोगे। किडनी पंच, अब पंच आएगा वो तो बॉक्सिंग से रिलेटेड ही होगा, तो ऐसे याद कर लोगे इन्हें। पर्सन्स अगर हम देखें तो लॉबलिना बोर्गोहेन है, निखत जरीन है, विजेंदर सिंह है, तो ये तीनों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इन नामों को, ठीक है। स्विमिंग, अब देखो स्विमिंग से 2-3 टर्म है जो काफ़ी यूज किए जाते हैं, जैसे बैक स्ट्रोक काफ़ी पेपर में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है स्विम ऑन बैक, ठीक है। आपका ब्रिस्ट स्ट्रोक काफ़ी पूछा जाता है, ये 2 टर्म तो आप याद रख लो कि ये स्विमिंग से रिलेटेड है। बटरफ्लाई और डॉल्फिन किक भी इंपॉर्टेंट है देखो, लेकिन मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक स्ट्रोक और आपका ब्रिस्ट स्ट्रोक। बट आप बटरफ्लाई और डॉल्फिन किक भी याद कर लेना। डॉल्फिन किक से तो वैसे भी आपको डॉल्फिन पानी में स्विमिंग, ठीक है, तो बटरफ्लाई से थोड़ा पोजीशन से याद करोगे तो आराम से ये भी हो जाएगी। बटरफ्लाई की तरह ही तो हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है। अब एक बार आपसे ये भी पूछा गया था कि जो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल होता है उसकी लेंथ क्या होती है, तो उसकी लेंथ होती है 50 मीटर। अगर कभी दोबारा रिपीट हो क्वेश्चन तो ध्यान रखना। थोड़ा सा खो खो के बारे में देख लेते हैं। जो खो खो है उसमें 9 प्लेयर होते हैं, ये ध्यान रखना। और जो एक टर्म अगर पूछा जाए कि ये चेजर कौन होता है, तो जो रेक्टेंगुलर फील्ड के बिल्कुल सेंटर में बैठा होता है उसको चेजर बोला जाता है, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम हमारे ये स्पोर्ट्स हो गए, हम थोड़ा सा कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लेते हैं। देखो कुछ इंस्टीट्यूशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दिए हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे, लेकिन आप ध्यान रखो 1984 न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई, जैसे हमने पार्ट 2 में देखा था, 1928 में बनी थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर था, तो ये ध्यान रखना। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 चेन्नई में है इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखना। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में है, ये चीज़ ध्यान रखना।
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1951 में बनी न्यू दिल्ली में, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 1937 में बनी न्यू दिल्ली में। तो कुछ ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं मिसलेनियस, कुछ मिसलेनियस सवाल बने हैं, जैसे कि आपसे अगर पूछे कभी कि जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है उसको कौन सी स्टेट होस्ट करती है, तो उसको केरल होस्ट करती है, ये ध्यान रखना। जैवलिन थ्रो किस मोशन में, तो कर्बिलीनियर मोशन होगा ऑप्शन में, ये तो कर्बिलीनियर सही होगा, या प्रोजेक्टाइल मोशन ऑप्शन में होगा तो प्रोजेक्टाइल ऑप्शन में सही होगा। इस बार सीजीएल में कर्बिलीनियर ऑप्शन में था तो कर्बिलीनियर यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। जो और ये जो सवाल है मेरी ही शिफ्ट का है, मतलब मैंने, आप सभी को पता है कि मैंने सीजीएल 2024 का प्रीलिम्स दिया है, ठीक है, और प्री दिया है, ये सबको पता है, मतलब मैंने स्टेटस पे भी, मतलब व्हाट्सएप पे भी अपना स्कोर कार्ड शेयर किया था। तो मेरे बाद में मेंस को मैंने स्किप किया, उसका रीजंस कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जेवलिन थ्रो है वो कर्बिलीनियर मोशन में हुआ था, और इसका जो या तो ऑप्शन में कर्बिलीनियर मोशन होगा, ये यहाँ पर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। कभी आपसे पूछ ले कि जेवलिन डे कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये नीरज चोपड़ा जी ओलंपिक में तो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीते ही जीते थे, साथ में कभी आपसे पूछ ले कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, ओलंपिक में भी जीता था और गोल्ड मेडल फर्स्ट इंडियन जीतने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, ये भी नीरज चोपड़ा जी थे, ध्यान रखना, ठीक है। आपसे अगर कभी WFI की फुल फॉर्म पूछ ली थी तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली रेसलिंग की गवर्निंग बॉडी है, इंडियन नेशनल गवर्निंग बॉडी है, नेशनल गवर्निंग बॉडी, राष्ट्रीय प्रबंधक निकाय, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान पूछ ले तो हॉकी है, ठीक है, या तो हॉकी देते फील्ड हॉकी देते, एक ही बात है। देखो एक आपका स्पोर्ट्स है कलारीपयट्टू, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, ध्यान रखना, ये केरल से हुआ है, CHSL 2024 में इसमें सवाल भी बना है। MA चिदम्बरम जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब भारत का कहाँ पर है, कोलकाता में है, ये शायद मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी आपका लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है, कोलकाता में है। और लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है वो बताओ मुझे यहाँ पर कमेंट करके नीचे, अभी हमने पढ़ के आए हैं। उसके बाद है आपका देवेंद्र झझारिया, ये पैरा एथलेटिक हैं और ये जेवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनके बारे में। और प्रो कबड्डी लीग जो पहली बार हुई थी वो 2014 में हुई है और फर्स्ट टाइम हुई थी भारत में, ये ध्यान रखना। और जो गटका है वो ओलंपिक में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अभी कंफर्म नहीं है तो उसे छोड़ते हैं, लेकिन ये जो गटका है ये कहाँ का स्पोर्ट्स है, ये पंजाब का है, ये ध्यान रखना। जो गटका ओरिजिनेटेड हुआ है कहाँ से हुआ है, पंजाब से हुआ है, ध्यान रखना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेसलिंग की, तो इंडिया विंस, मतलब रेसलिंग में ही इंडिया ने अपना फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था। अगर कभी आपसे पूछ ले कि किस स्पोर्ट्स में इंडिया ने फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीता था, गोल्ड वगैरह की बात नहीं कर रहे, कोई भी जीता हो, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो किसने जीता था, किस स्पोर्ट्स में जीता था, तो रेसलिंग में जीता था, KD यादव ने जीता था, 1952 का था। लेकिन ये मैं आपको करा चुका हूँ जब मैं ओलंपिक करा रहा था, जब हम स्पोर्ट्स का पार्ट 1 कर रहे थे। अगर आपसे नेशनल गेम ऑफ म्यांमार पूछ ले तो चिनलॉन होगा, और इसको हम कैन बॉल भी बोलते हैं, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं हम, जैसे आपका फर्स्ट सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो भारत की है वो कब हुई, तो वो हुई 1992 में, ये ध्यान रखना। जो आपकी प्रो कबड्डी लीग है ये मैं बता चुका हूँ 2014 में हुई। और ये जो नीरज चोपड़ा ये फर्स्ट इंडियन, देखो अभी हमने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और ये एशियन गेम्स में भी फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में 2018 में, ध्यान रखना, ठीक है। 6 अगस्त 2021 को मैंने आपसे पूछा था ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है उसका प्रीवियस नाम क्या था, तो पहले नाम था उसका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स होस्ट, जो फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स हैं वो किसने होस्ट किए थे, काठमांडू ने किए थे। अच्छा मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि जो काठमांडू है वो कहाँ पर है, मतलब किस कंट्री की राजधानी है, ठीक है।
उसके बाद है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, आपकी कब बनी? 1917 में बनी, ध्यान रखना। जो आपका वुमेन्स जो हैमर थ्रो करती हैं उसमें जो हैमर का स्टैंडर्ड वेट होता है वो कितना होता है? तो वो यहाँ पर 4 kg होता है। तो ये वन लाइनर्स थे एक तरह से, तो नोट डाउन कर लेना और पढ़ते रहना जिससे कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है। दिल्ली 1973 में, दिल्ली में 1973 में इंडिया के फर्स्ट सीनियर नेशनल आर्करी चैंपियनशिप हुई थी, ध्यान रखना। देखो जो भी चीज़ें फर्स्ट होती हैं, अब इसमें मेरे को आपको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये खुद से ही याद करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जो फर्स्ट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट सीनियर नेशनल आर्करी चैंपियनशिप कब हुई? 1973 में। कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचरियस स्पोर्ट्स कहाँ पर है ये जो इंस्टीट्यूशन है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे याद करो कि अरुणाचल प्रदेश माउंटेन गया एडवेंचर करने, मतलब सॉरी अरुण माउंटेन्स गया एडवेंचर करने, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मुंबई मैराथन है वो एशिया की सबसे बड़ी मैराथन है, सबसे लंबी मैराथन है, ध्यान रखना। 2003 फ्रांस में, याद रखना, इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था एथलेटिक्स में, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेताजी सुभाष, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पटियाला में है। अच्छा ये नहीं बताया था, 1961 में बना था, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा हम नंबर ऑफ़ प्लेयर्स देख लेते हैं, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं। बास्केटबॉल में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स 5 होते हैं, वॉलीबॉल में और आइस हॉकी में आपका यहाँ पर 6 होते हैं, नेटबॉल हैंडबॉल में आपके 7 होते हैं, कबड्डी में यहाँ पर 7 होते हैं, बेसबॉल और खो खो में 9 होते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट में आपके 11 होते हैं, वहीं पर पोलो में आपके 4 होते हैं। तो ये एक साथ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी फीडबैक है, आप लोग अगर 100 लोग वीडियो देखते हो तो उनमें से 2 लोग ही अपनी फीडबैक शेयर करते हो, लेकिन आप नहीं समझते हो कि मेरे लिए फीडबैक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो या तो फीडबैक में आप सजेशन दोगे या आपको जो अच्छा लगेगा वो बोलोगे, एंड वही एक मोटिवेशन है। एक एक लेक्चर के पीछे ईमानदारी से 10-10 15-15 दिन की मेहनत लगती है, पूरा एनालिसिस करना, फिर पीपीटी तैयार करना। और जिस तरह की आप ये पीपीटी देख रहे हो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये पीपीटी बनाना उतना भी आसान नहीं होता, इनमें कई घंटे लगते हैं। और ऐसा ऐसा नहीं है कि पूरा दिन बैठ के मैं पीपीटी बनाऊँ, आप सभी को पता है मैं जॉब में हूँ तो जॉब भी जाना है, हर 2-3 दिन निकाल पाता हूँ, 2-3 घंटे निकाल पाता हूँ हर दिन में, 3-4 घंटे जो भी निकलता है वो सारा इधर डेडिकेटेड देता हूँ। एक एक लेक्चर में 10-10 दिन 8-8 दिन जाते हैं और तब जाके एक लेक्चर तैयार हो पाता है। और आपको पता है पिछले 3-4 महीने से सिर्फ इन्हीं लेक्चर्स पे काम कर रहा था, और अब मतलब ये मान लो इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पे शायद ही आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। बाय द वे आपकी मर्जी है, आप अगर लेक्चर देख रहे हो मेरे लिए वो भी काफ़ी है, वो मतलब वो भी मेरे लिए एक तरह से मोर देन इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। यहाँ तक आपने लेक्चर देखा, देखो या तो आप इसके खुद भी नोट्स बना सकते हो, और अगर आप खुद नोट्स नहीं बना सकते हो तो हमने एक ग्रुप लॉन्च किया है, एक ग्रुप बनाया है जो जिसकी प्राइस सिर्फ 199 है, जिसमें आपको सारे स्टैटिक जीके के जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हिंदी की अलग और इंग्लिश की अलग पीडीएफ मिल जाएगी। और ना सिर्फ स्टैटिक जीके की, आने वाले टाइम में मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। कंप्लीट ज्योग्राफी के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग। कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग। कंप्लीट साइंस के लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट इंग्लिश रूल्स की पीडीएफ मिल जाएगी, हैंड रिटेन हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग। ये सभी आप अगर उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आप उसमें अपलोड होती रहेंगी, जैसे जैसे लेक्चर होते रहेंगे। और जैसे आज जो लेक्चर होता है 10 बजे लेक्चर होता है, 9:30 बजे तक हम उसमें पीडीएफ अपलोड कर देते हैं कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आपके हाथ में पीडीएफ हो, और हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग पीडीएफ होती हैं। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर मैसेज करो और बोलो कि मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है। आपको एक क्यूआर सेंड किया जाएगा, उस पर आप ट्रांजैक्शन करके 199 का स्क्रीनशॉट भेजोगे, विदिन आपको 2-3 घंटे के अंदर आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।